हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस मस्ट बी डूइंग अमेजिंग। एंड आज इस वीडियो में हम लोग हमारा ये जो चैप्टर है इसको वन शॉट में काइंड ऑफ अ क्विक रिवीजन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट चैप्टर एक गो में करने वाले हैं। एंड दिस इज मोर लाइक अ फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन। इफ यू वांट टू सी द डिटेल वर्जन तो हमने वो लाइव क्लास में भी करा है, अदरवाइज ये भी सफिशिएंट होगा। चीज़ों को थोड़ा सा डीपली समझने के लिए यू हैव टू सिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट फॉर अ क्विक रिवीजन ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलो जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड इस चैप्टर में हम ऑब्वियसली हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है, हिस्ट्री और पॉलिटी का जो एक बुक होता है, उसमें पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने वाला है कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। देखो, कभी आपने लाइफ में ये तो सोचा ही होगा या आपके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया होगा कि यार ये इतने बढ़िया घर में ही रहता है, क्यों ना मैं इसको अब इस घर को कब्जा लूं। यार ये इतनी बढ़िया गाड़ी चलाता है, काश ये गाड़ी मुझे मिल जाए। तो ये थॉट सबको आता है और ये नॉर्मल है, राइट। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हम किसी की प्रॉपर्टी, किसी का कोई पर्सनल बिलोंगिंग, किसी का कोई इंडिविजुअल रिसोर्स अपने लिए नहीं छीन के ला सकते। एंड दैट इज बिकॉज दैट इज ऑल गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान को पावर देता है कि सब इक्वल है और सब अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकते हो। आपका कोई जबरदस्ती नहीं छीनने वाला कुछ भी हक। एंड उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन भी देता है। वी कांट गो लाइक कि इसको ऐसे बोल देता है, नो वी कैन नॉट डू दैट। हम सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, दूसरे के बारे में भी अच्छा ही सोच सकते हैं, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। सोच तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। लेकिन सोचना भी क्यों ही है बुरा, है ना। वी ऑल आर गुड ह्यूमन बींग्स, वी ऑल हैव सिंपैथी एंड एम्पैथी इन आवरसेल्व्स, राइट। चलो, तब इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ पोर्शंस हैं बच्चा, जैसे कि सोशल जस्टिस, कुछ राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, रोल ऑफ वीमेन, थोड़े से चीजें जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जो स्पेसिफिकली आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं, तो वो हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। चलो, तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ पर देखी है। तो जैसे डेमोक्रेसी होता है, सोशल जस्टिस और जुडिशरी का क्या क्या रोल है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को बनकर रेडी हो गया था और तब से लेके आज तक कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ सारे के सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। The objective of Indian Constitution to establish a socialist, secular and a democratic republic state, which apparently means कि एक ऐसा समाज जिस समाज में सब बराबर होंगे, कोई धर्म ऊपर या नीचे नहीं होगा, सब धर्म इक्वल होंगे, लोकतंत्र होगा और गणतंत्र भी होगा, यानी कि लोगों की पावर चलेगी और जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो लोगों के द्वारा ही चूजन होंगे। मतलब कि कोई अपनी मनमर्जी से ब्रिटिशर्स के जैसे नहीं आ सकता। अब हमारे देश में हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और इलेक्शन लड़ने के बाद जो भी जीतेगा वो रूल करेगा। एंड अगर कोई जीत गया है और कोई बहुत ही डेस्पोटिक पावर दिखाना चाहता हो तो हम उसको हटा भी सकते हैं। तो ये सारी पावर्स बच्चा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि जो हमारा जस्टिस और हमारा फ्रीडम को सेफगार्ड करता है। हमें डॉक्टर बनना है तो बन जाओ, अच्छे से आप एग्जाम दो, सबके लिए सेम क्वेश्चन पेपर आएगा। मुझे तो प्रोफेसर बनना है तो आप प्रोफेसर बन जाओ, मुझे तो यूट्यूबर बनना है, नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट। तो आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। सोसाइटी में आपके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। बट मैम लोग तो करते हैं, बट लोगों को पहुंचाओ ना कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों तक पहुंचाओ ना एजुकेशन की भाई, नहीं कर सकते हो ऐसा आप। ओके, देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ की एलिमेंट। हर एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम स्कूल जाते हैं, कुछ चीजें ऑलरेडी डिफाइन होती है, ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, सिंपल है ना, बस सिंपल ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो। देखो, हमारे यहाँ पर रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होता है, सेकुलरिज्म एंड सुप्रीमेसी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की ही रहेगी। मतलब, अरे मैं समझाती हूँ। देखो, रिपब्लिकन का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट ऐसे ही रैंडमली नहीं आएगा। हेड ऑफ द स्टेट हमेशा एक इलेक्टेड बॉडी होगा कि अरे आज तो मेरा मन कर रहा है प्रेसिडेंट, नहीं बच्चा ऐसे नहीं कर सकते हम। दैट हैज टू बी चूजन बाय द पीपल इन द डेमोक्रेसी और इन द गवर्नमेंट। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, अरे वही, यहाँ पर आपको आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव दिखेंगे वो इलेक्टेड होंगे। मतलब
मतलब कि ऐसे थोड़ी ना कि किसी का मन कर रहा है और वो वहां पर जाके आज बैठ गया है, या उसने उसको गन दिखा दी कि ओहो देखो यहाँ पर गन लगा के, नहीं कर सकते हो। आपको एक प्रोसीजर है, एंड दैट प्रोसीजर यू हैव टू डू। लाइक अभी क्लास 10 देना पड़ेगा, 11 देना पड़ेगा, 12th ग्रेजुएशन, तब जाके जॉब वगैरह कुछ तो लगेगा। तो ये जो प्रोसीजर होता है ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में फॉलो होता है, जो इलेक्शन के थ्रू होता है, जो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे भी, ठीक है। फिर आते बच्चा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक स्ट्रक्चर है विच मीन्स कि यहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है। सबसे टॉप पर होती है नेशनल गवर्नमेंट, then on the second layer we have state government, and on the third level we have local self government. All right everyone, so apparently this is something that we have to see, और इसी को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन फेडरलिज्म वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ऐड मतलब यूज नहीं किया गया है, ठीक है, तो विच वी हैव टू रिमेंबर। एनीवेज प्रमोशन करता है यूनिटी, हमारे बीच में एकता और इंटीग्रिटी, और सेकुलरिज्म मतलब स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, does not have official religion, है ना। पाकिस्तान के पास है ना, हाँ जी, हमारे इंडिया के पास नहीं है। वी ऑल इंडियंस आर इक्वल, रिलीजन के बेसिस पर हम सब इक्वल है। चलो देन थोड़ी सी और, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो चेंजेस जो है करना चाहता है, लेकिन किस सर्कमस्टांसेस और कंडीशन में वो चेंजेस करना चाहता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को कभी टच नहीं कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल बेसिक सी चीज है कि आपका राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, ऐसे हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है बच्चा, जिसको हम भूल कर भी टच नहीं कर सकते हैं, कि आपको क्या बनना है, आपको क्या खाना है, आपके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन होना ही होना चाहिए। ऐसे सारे चेंजेस कभी भी चेंज नहीं हो सकते, उसको टच भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस कुछ नई चीजें ऐड करनी है, कुछ एग्जिस्टिंग चीजें चेंज करनी है, तो मैं आपको इसके लिए 2 एग्जांपल्स बताती हूँ अभी। तो अपेरेंटली एक कम्युनिटी होती थी जिसमें कि 3 बार तलाक बोलने पर डाइवोर्स हो जाता था विमेन का, दैट वाज तलाक, तलाक एंड तलाक। तो सिर्फ ऐसा बोलने से विमेन को दखल अंदाज कर दिया जाता था घर से। सो बहुत प्रॉब्लमैटिक फिगर था कि बहुत बार गुस्से में भी बोल देते थे। तो ये जो एक काइंड ऑफ अ थिंग था ना, सोसाइटी में प्रॉब्लम था। तो बहुत सारे विमेन जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, दे वर फाइटिंग फॉर देयर कॉज, और जुडिशरी ने बोला कि ये तो हटाने पड़ेगा, और फिर पार्लियामेंट में जाके वो हटा दिया गया। सो जो ट्रिपल तलाक एक बिल भी पास हुआ था, ट्रिपल टाइम्स आप तलाक 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 बोलोगे तो वो डाइवोर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑन दी अदर हैंड यू कैन सी कि अभी मैम हमारे पास इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट से रिलेटेड इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो पहले तो ये नहीं होता था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 1950s में, इंटरनेट वाज नॉट देयर, इंस्टाग्राम वाज नॉट देयर, एंड स्नैपचैट वाज नॉट देयर। तो बहुत सारे क्राइम्स जो पहले नहीं होते थे वो अब होते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड भी करी जाती हैं, और कुछ लॉज जो आउटडेटेड हो जाते हैं उनको रिमूव भी किया जाता है। यू गॉट द पॉइंट। हाउएवर कुछ चीजें हम कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसीलिए हम कह सकते हैं कुछ कुछ को हम चेंज कर सकते हैं। As it is kept itself abreast with the changes, the constitution live a live and a dynamic document instead of a rigid one. अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं चेंज होगा, जरा सा भी चेंज नहीं होगा, और ये भी नहीं कह सकते कि सारा ही चेंज हो जाऊंगा। तो इट इज लाइक कि चेंज भी हो जाऊंगा अंडर सम सर्कमस्टांसेस, और चेंज भी नहीं होगा, तो 50-50 कर लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हम उसमें चेंज करते रहते हैं, ठीक है बच्चा। अब जो कुछ चेंजेस की बातें हो रही है ना, वो थोड़ी सी जान लो। कुछ चेंजेस जो हमने करे भी हैं, ठीक है। तो कौन कौन से चेंजेस करे हैं, आओ देख लो जल्दी से, आओ देखो जल्दी से, सारी चीजें समझते हैं। नाउ यू सी 26 अमेंडमेंट जो 1961 में 71 में हुआ था, तो ये कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 26 बार ऑलरेडी, इससे पहले 25 बार ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। तो 26 अमेंडमेंट में बोला कि देखो अभी 26 टाइम हमें चेंज करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टाइटल्स लोगों को मिलते थे ना रॉयल फैमिलीज को, उनको खत्म करना पड़ेगा। उनका खर्चा भी सरकार क्यों उठाए, कि शहंशाह, राजकुमारी, पद्मिनी पहुंच, क्यों भाई लोगों का पैसा क्यों खर्च करना है? क्योंकि सब बराबर है, नोबडी सुपीरियर और एनीथिंग है, कोई एक्सटीरियर इंटीरियर कुछ भी नहीं, सब बराबर है। देयर इज नो राजा रानी, ठीक है, सब बराबर है, तो हटाओ इसको। पहले होता था, हाँ जी, ऐसा पहले होता था कि आज भी अगर आप सैफ अली खान को जानते हो, तो सैफ अली खान इज फ्रॉम अ वेरी रॉयल फैमिली, उनके पास बहुत कुछ तो प्रॉपर्टी, भाई चक्कर खा जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा। बट आज सैफ अली खान अपने आगे कुछ प्रिंस और राजा महाराजा नहीं लगा सकते हैं। मन में घर में लगा लेते होंगे, लेकिन पब्लिकली नहीं लगा सकते, वरना गवर्नमेंट वाली बहुत मारेंगे,
ठीक है, चलो। देन आप 36 अमेंडमेंट देख लो, सिक्किम को एक इंडियन स्टेट बना दिया गया था जो पहले नहीं था। 61st अमेंडमेंट देख लो, जिसने बच्चों और वोटिंग राइट्स कम कर दिया था 21 से, जो लोग एज के थे अब 18 एज के लोग वोट देने लगेंगे। और 73rd अमेंडमेंट भी देख लो, जिसने पंचायती राज को ऐड किया था। तो हमारे पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 2 ही टाइप्स की गवर्नमेंट होती थी। देन वी रियलाइज 2 से काम नहीं चल रहा, तीसरा भी लेके आना पड़ेगा। एंड देन इवेंचुअली गांव में पंचायत, और 74th अमेंडमेंट से, जो इसके बाद ही था, 74th अमेंडमेंट से अर्बन एरियाज में पंचायत आ गया। ठीक है, इतनी बातें आपने चेंजेस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। अब थोड़ा सा पोर्शन डेमोक्रेसी से कवर करते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स। हाँ जी, हमारे पास सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। फ्री और फेयर इलेक्शंस हमारे यहाँ पर रेगुलरली होते रहते हैं, और फ्री होगा और फेयर होगा तो डेमोक्रेसी की सक्सेस होगी। बिकॉज ऑब्वियसली हर 5-7 बार इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें भी कुछ धांधली हो जाएगी पैसे का लेना, तो काहे की डेमोक्रेसी? वी कांट हैव डेमोक्रेसी। रिकरिंग इलेक्शन अंडरस्टैंड करते हैं, वोटिंग राइट भी हमने ज्यादा डिक्रीज करने से पार्टिसिपेशन देखा ज्यादा लोगों का, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और यंग लोग पार्टिसिपेट जब करते हैं, ज्यादा नंबर्स में जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक सक्सेसफुल आउटकम भी निकल के आता है। Then to establish social justice and equality, that is the main aim of democracy. बच्चा ये आपसे सीधा का सीधा ऐसे ही स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को लेके आना डेमोक्रेसी का मेन एम है। तो डेमोक्रेसी का मेन एम क्या है? अब इसको 2 वर्ड्स में समझेंगे, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी क्या होता है। जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड एज समाज। एंड सोशल जस्टिस मतलब समाज में होने वाली लोगों के साथ गलत चीजें, उसके खिलाफ आवाज उठाना डेमोक्रेसी प्रॉमिस करती है कि मैं डेमोक्रेसी इंडिया में आ गई हूं और अब मैं सब लोगों को इक्वल समझूंगी, जो पहले नहीं समझा जाता था। तो विमेन, मेन, कोई भी जेंडर हो, सब लोगों के लिए राइट स्पेसिफाइड हैं, ताकि एक लेवल पर सोशल जस्टिस क्रिएट किया जा सके, विच वी हैव ऑलरेडी सीन कि कितने बुरे तरीके से डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में पहले होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन इवेंचुअली विल गेट रिड ऑफ दैट। इक्वालिटी होगी, चाहे आप विराट कोहली हो, चाहे आप नॉर्मल ह्यूमन बींग हो, चाहे आप रिक्शा चलाते हो, चाहे आप ऑटो चलाते हो, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो, सब इक्वल हैं। डज नॉट मैटर हाउ ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल और द मोस्ट ब्यूटीफुल यू आर, ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हैं। ऐसा नहीं कि कोई मैं कुछ गलत काम कर दूंगी तो मुझे अरे आप तो रहने तो, आप तो बहुत ही बढ़िया हो, आपको अरे सजा मिलेगी। क्वालिटी है भाई, गलत करोगे तो सजा मिलेगी, क्योंकि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो नहीं देखता है कि कितना सुंदर है, कितना मोटा है, कितना पतला है, कुछ वो नहीं देखता है। ठीक है, वो आपके लुक्स पर, आपके पैसा, आपके गोल्ड पहन के जा रहे हो, नहीं, अंधा है कानून, सही और गलत सुनता है बस। लेकिन आज के टाइम में वो पट्टी भी हट गई, अब वो सब कुछ देखता है। एनीवेज, तो बच्चा जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के होंगे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ड्यू टू इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव का मतलब होता है when all are included, despite of all the caste we belong from, all the religion we follow, everyone has to be included। और हर एक सोसाइटी में हमें अकोमोडेट करने पड़ते हैं अपने डिफरेंसेस। अरे तुम लोग स्कूल तो जाते ही हो ना, स्कूल में तुम्हारा दोस्त अलग रिलीजन को मानता है, तुम्हारी कोई फ्रेंड अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, हम लड़ने थोड़े लग जाते हैं उनके साथ। ऐसे तो हमारा एटीट्यूड नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इंडिया इतना डाइवर्स है कि हर किलोमीटर पर लैंग्वेज, हर किलोमीटर पर कल्चर चेंज हो जाता है। इंडिया जैसी डाइवर्सिटी कहीं है ही नहीं। अब आप बोलोगे डाइवर्सिटी क्या होती है? अरे वही डाइवर्सिटी जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलो अब देखो कुछ राइट्स भी देख लो जो हमारे इंडिया में चीजों को सक्सेसफुल बनाते हैं सोशल जस्टिस और इक्वालिटी लेके आने में। तो ये राइट्स हमें पहले ही पता चल गए थे कि भाई अभी तो कुछ करना पड़ेगा। 2000 तक हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो रहा था धीरे धीरे, और जब चेंज हुआ तो हमने भी कुछ मेजर्स अडॉप्ट करे, और वो मेजर्स कौन कौन से थे? सबसे पहला था राइट टू वोट। हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी डेमोक्रेसी को बनाना है तो राइट टू वोट सबसे बड़ा फैक्टर है, कि जो कि प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट सफरेज, यानी कि 18+ जो भी कोई होगा वो वोटिंग राइट्स होगा, चाहे मेन हो चाहे वीमेन। तो मैम पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ मेन को अलाउड होता था वोट करना। अर्लियर एज कितना था? 21, अभी 18 कर दिया है। एज लिमिट जैसे रिड्यूस किया तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर अपना पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट शुरू करेंगे, और एक यंग लोगों की गवर्नमेंट बनेगी।
Then it increased the scope of democracy by including the youth of the country, thus making the India the largest democracy in the world. और जब बच्चा यंग लोग डिसीजन लेंगे तो यंग यंग डेवलपमेंट होगा, लेटेस्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होगा, इट इज नॉट समथिंग आउटडेटेड। तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, समझ में आया? कुछ हाथ पल्ले हो रही हैं चीजें, धीरे धीरे हो जाएंगी सब कुछ। बहुत सारे चेंजेस से क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज अब एक्टिवली यंग लोगों की बात सुनना चाहती थी, उनके हिसाब से काम करना चाहती थी, जिससे पॉलिटिकल कंपटीशन भी इंप्रूव हुआ और डिसीजन मेकिंग भी और डेवलपमेंट भी इंप्रूव होता है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? बहुत बढ़िया। सेकेंड जो डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किया, दैट वाज राइट टू इन्फॉर्मेशन। नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा चीज था, अराउंड 2000 में स्टार्ट हो गया था, बट इवेंचुअली वो पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया को 2005 तक मिला जाके। अब देखो अब होता क्या था कि पहले हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन हमें ये ट्रांसपेरेंसी का पता लगाना था, थोड़ा तो एक्सप्लेनेशन चाहिए हमको। देखो जब भी आपको गवर्नमेंट का कुछ भी हिसाब पता करना होता था ना कि गवर्नमेंट कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है, व्हाट इज हैपनिंग विद द गवर्नमेंट, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता था। तो हम सोचते थे यार गवर्नमेंट कहाँ ले जाती है हमारा पैसा, कुछ तो हमें पता चलना चाहिए। और पहले जो लोगों का गवर्नमेंट में जान पहचान होता तो उनके अच्छे मार्क्स आ जाते थे और टॉपर नहीं बन पाते थे, टॉपर बच्चे, रियलिटी में धोखा होता था। बेसिकली कहने की बात यह है नाउ सिंस अभी ट्रांसपेरेंसी आ गई है तो ऐसा धोखा करना इम्पॉसिबल है, ऐसा धोखा करना बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको लाइव क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, आप भी फिर से बात करते हैं उस एग्जाम्पल की कि मान लो आपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए, आप बहुत बढ़िया से प्री बोर्ड्स में भी कर रहे थे, आपका फाइनल एग्जाम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत बढ़िया, लेकिन मार्क्स नहीं आए। मार्क्स तो आगे जो पढ़ता ही नहीं था उसके, तो मैम उसने कुछ धांधली करी है, तो आप आरटीआई लगा के पता करो कि मेरे मार्क्स कहाँ कटे। आरटीआई लगाए तो पता चला ओ हो यहाँ पर तो गड़बड़ हो रही है, मेरा आधा पेपर तो चेक ही नहीं हुआ है, देन आपका स्कोर अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आरटीआई नहीं होता तो हम तो लो मार्क्स के साथ ही रह जाते। तो दैट इज हाउ आरटीआई केम, और उसने गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी लेके आया, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अब इंडियन सिटीजन गेन कर सकते थे अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि हमें पता चल जाए भाई पैसा कहाँ जा रहा है, अपने लिए ही सब कुछ करे जा रहे हो, सारा पैसा जेब में जा रहा है गवर्नमेंट के। तो ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को एक डेमोक्रेसी में, और सिटीजन को इंटरैक्ट करने का मौका मिल जाता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा डर तो लगे, मम्मी को पता चल जाएगा ना कि मैं सारा फोन यूज करता हूं तो बहुत डांट पड़ेगी, तो आप डांट के डर से कि डांट पड़ जाएगी तो आप सीधा रहने की कोशिश करते हो। ठीक है, एक डर होता है हमारे लिए ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रमोट करता है हार्मनी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये ट्रांसपेरेंसी लेके आया क्योंकि गवर्नमेंट अब आंसरेबल है कि भाई कहाँ गया पैसा, मम्मी ने भेजा था जाओ बेटा 2000 रुपए लेके जाओ और अपने लिए अच्छे से कपड़े ले आना, और कपड़े तो लेके नहीं आए, मौज मस्ती करके वापस आ गए, सारा पैसा और मम्मी बोलेंगी कपड़े किधर है, मैंने बोला था कपड़े वो तो पैसे खर्च, अरे अब तो तुम गए, अब फिर फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर गवर्नमेंट भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगी तो गवर्नमेंट को लोग अगले साल भगा देंगे कि भागो यहाँ से, चलो हमें नहीं चाहिए, वी विल ब्रिंग मोर पीपल, मोर अकाउंटेबल पीपल, जो हमें सब हिसाब देंगे कि कपड़े भी लेके आए, अच्छा रोड भी बनवा दी, वाह और नाइस, इलेक्ट्रिसिटी भी, अच्छा बच्चों को टैबलेट्स बांट रहे हो, बहुत बढ़िया, साइकिल लड़कों को नहीं बांटोगे कुछ। तो अब आंसरेबल होती है गवर्नमेंट आरटीआई की वजह से। और बहुत सारे जो भी सीक्रेसी में काम करते थे ना गवर्नमेंट, ये पैसा उधर उधर अपना पैसा बाहर भेज देती, सब पता चल जाएगा अब आरटीआई से। ठीक है, अब ये जो हमारा आरटीआई था बच्चा, दैट स्टार्टेड अराउंड द पीरियड ऑफ 2000, मतलब 21st सेंचुरी में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था। द होल अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चेंज हो गया और सिटीजन्स को बच्चा ये राइट, जो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड सिक्योरिटी मिल गया। अब फूड सिक्योरिटी में क्या है, फूड की गारंटी मिल गया कि भैया फूड मिलेगा, एजुकेशन मिल गया कि कंपलसरी है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, गारंटी है। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट भी है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में, ये 3 से 8 चीजों ने डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब थोड़ी सी एक छोटा सा सेक्शन है पॉलिटिकल मेच्योरिटी, वैसे तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेडली आते नहीं, बट फिर भी एक बार देख लो, आई विल रिवाइज दैट। डेमोक्रेसी इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोशल लाइफ का जब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। कीपिंग इन माइंड दीज ऑब्जेक्टिव वी हैव इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर, विद दिस डेमोक्रेसी बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी। मतलब ये है कि लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, जो भी उनके लिए हो रहा है, उन्होंने लोगों को वोट करके भेजा है। आपने अभी वोट नहीं देवा तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अंडरस्टैंड करना, बट बच्चा हमेशा याद रखना कि जब हम लोग वोट देते हैं, जब भी एवरी टाइम वी आर गिविंग वोट्स ना,
तो हमारे लोग ही पहुंचते हैं वहां पर, वही हमारे रूल्स रेगुलेशन बना रहे होते हैं। अब ये हमारे इसमें क्या होता है, फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस होते हैं, और वही इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी बनाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में। सिटीजन अपना वोट कास्ट करते हैं, पब्लिक इश्यूज को एड्रेस करते हैं, पॉलिसीज को एड्रेस करते हैं, और उनका इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन दिखाता है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ इमेजिन, दो स्टोरी है इसके लिए, मतलब दो केस स्टडी है। एक स्टूडेंट है ये और एक स्टूडेंट है ये, दोनों के 5-5 सपोर्टर्स हैं। ठीक है, दोनों के 5-5 सपोर्टर्स हैं, और इस ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। ठीक है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन ये 5 लोग जब वोटिंग दिन हुआ तो आए ही नहीं, लेकिन इसके 5 के 5 सपोर्टर्स और दोस्त आ गए और ये जीत जाएगा इलेक्शन में। तो बच्चा ये वही करेगा ना जिसके 5 दोस्त चाहेंगे, या जिसने भी इनको चूज किया है, तो ही विल डू वॉट एवर ही वांट फॉर द पीपल जो उसने उसको चूज किया। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ लोग इसे चाहते थे तो ये मेजोरिटी की बात सुनेगा। तो हमेशा देखना, जब भी लोग वोट देते हैं तो उनके पब्लिक इश्यूज जो भी होते हैं, पॉलिसीज उनके हिसाब से बनती है, और फिर वो आपकी सक्सेस दिखाएगा। सिंपल सी बात है। अब चलो, फिर हमने देखा हमारा टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ना व्हाट डू वी मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी? अब इस वाले पोर्शन में देखो, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जो हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था फेडरल स्ट्रक्चर, उसमें पावर हमेशा सेंटर और स्टेट शेयर करते थे। वी वर लाइक कि यार ये लोग तो पावर का फायदा उठा रहे, तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, सेंट्रलाइजेशन से पावर को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में बांट दिया। तो यहां पर सबसे पहले ही वर्ड में लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर विद इन अ कंट्री को ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अंडर डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, या तो एक पर्सन के पास होता है या ग्रुप ऑफ लोगों के पास होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये पावर सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन कोर है डेमोक्रेसी का। हाँ जी मैम, समझ आ गया है ना। आपने सुना होगा हिटलर का नाम, ऐसे बहुत सारे डिक्टेटर लोग इंडियन हिस्ट्री में तो नहीं रहे हैं थैंकफुली। ब्रिटिशर्स ने डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ तो बिहेवियर नहीं किया था, बट उससे कम भी नहीं किया था। तो ये जो डिक्टेटर होते हैं बच्चा, ये अपनी अपनी चलाते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको जेल में डाल सकते हैं, आपको जान से मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं डिक्टेटर। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप कुछ भी कर सकते हो नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। किस किस के बीच में? सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही कहते हैं। जहां पर लोकल अपने बारे में सोचेगा और हम अपने बारे में सोचेंगे, और जिसको जो अपने बारे में सोच रहा है वो अपने बारे में सोचे, तो मजे ही मजे। लेकिन कोई एक ही इंसान आपके बारे में भी सोच रहा है, उसके बारे में भी सोच रहा है कि आज आपको पिंक कपड़े पहन के आना है, तो मेरे पास ही पावर हो गई है सारी। लेकिन अगर मैं आपको पावर दे दूं कि अरे जो तुम्हें करना है बढ़िया से मस्त खाओ भी मौज करो, तो यू बी लाइक हैप्पी हैप्पी। तो वही जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर हमने गवर्नमेंट के 3 लेयर में देखा। ये प्रोविजन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी एम्बेडेड है। ये मिसयूज करने से रोक देता है पावर का, और लोगों का कॉमन पार्टिसिपेशन दिखाता है हर एक लेवल पर। ठीक है, जहां पर हम लोग वोट देके इनको चुनते हैं, वो भी 3 बार। सो अपैरेंटली वी हैव 3 टाइप ऑफ इलेक्शन, एक हमारे लोकल लेवल का, एक हमारे स्टेट लेवल का, और एक हमारे नेशनल लेवल का। तो अब तुम्हें कंफ्यूज होते हो ना मैम, अभी तो इलेक्शन होते फिर से इलेक्शन हो रहा है, कोई हमें बोलता है बच्चा 3 टाइप के इलेक्शन इंडिया में होते हैं। ठीक है, नाउ the guidelines about empowering the local self-governing bodies are given in the DPSP 73rd और 74th amendment। इसी डिसेंट्रलाइजेशन को दिखाते हैं, जहां पर लोकल गवर्नमेंट को पावर फाइनली दे दिया गया था, जो पहले नहीं था। उसके बाद अब हम थोड़ा सा सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वाला पार्ट कवर करेंगे। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के जो वैल्यूज होते हैं, वो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पर ही निर्भर होते हैं। गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्यों काम करेगी, उसके कैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, कैसे एक सोशल जस्टिस को स्टैब्लिश किया जाता है, आओ देखते हैं। टू रिमूव कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस, सबसे पहले तो सोशल जस्टिस लेके क्यों आना है, क्योंकि बहुत सालों पहले तक कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा था, तो उन लोगों के लिए अच्छा करने के लिए ना वी नीड सोशल जस्टिस। टू इंसिस्ट ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन एंड देयर डिग्निटी, सबको बराबर इज्जत मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई, धर्म, जाति, लैंग्वेज, भाषा, जहां पर उनका जन्म हुआ है, लिंग, नस्ल, प्रॉपर्टी की, अमीर गरीब, नो, डेफिनेटली नो डिस्क्रिमिनेशन। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, एंड जिसके पास डिग्रीज है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग देखो कि SC ST के लिए अलग पेपर बनाया जा रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए अलग, सबके लिए एक पेपर बनता है, सबको अपने हिसाब से उस पेपर में मार्क्स लेके आने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ होती है।
सभी को इंक्लूड करना पड़ता है सोशल जस्टिस में। इंडिया में ऐसा होता है कि किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। वी ऑल आर अ टीम, वी ऑल आर अ फैमिली। सो सबको इक्वल रखने के लिए सारी चीजें करी जा रही हैं। इंपॉर्टेंट होता है तभी तो इंक्लूसिवनेस फील होगा, वरना सब लोग एक्सक्लूसिव फील करेंगे। मैं तो नहीं बैठता हूँ ऐसे लोगों के साथ, आई विल नॉट डू दैट। मैं तो नीचे बैठ के नहीं खाऊंगा, मैं तो हाथ हाथ से खाना नहीं खा। ऐसा ऐसा ओपिनियन होता है लोगों का। बट इंडियन डेमोक्रेसी में आपका पर्सनल ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बट पब्लिक ओपिनियन मोस्ट ऑफ द टाइम सबके लिए सेम होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है तो वहां पर किसी को जाना अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो, मेरा फूफा बदमाश है, मैं तो मेरे तो दादाजी बदमाश थे, नहीं कर सकता अभी, वरना कॉन्स्टिट्यूशन पनिश कर देगा। ठीक है, चलो। उसके बाद सोशल जस्टिस को लेके आने के लिए हमने एक और पॉलिसी फॉलो करी थी, दैट वाज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। बिकॉज बहुत टाइम तक कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, कुछ सम सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज एक्चुअली डिनाई सोशल जस्टिस, जहां पर बहुत पुरजे जमाने में जाए तो उनको इक्वल नहीं समझा जाता था। एंड देन इवेंचुअली थिंग्स हैपेंड और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में। एंड देन वी वर लाइक कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, और हमने बोला कि इनको सोसाइटी में इक्वल रखने के लिए देना पड़ेगा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं आरक्षण। आरक्षण मतलब कि आप, ये सीट आपके लिए रिजर्व है, आप आओ बैठो। ठीक है, जैसे आप ट्रेन में टिकट बुक करते हो रिजर्वेशन हो जाता है ना। मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हो तो रिजर्वेशन होता है, नोबडी कैन सिट ऑन योर सीट, वरना तो कोई भी आके बैठ जाएगा कहीं पर भी। क्यों लोग आपको इतना रिजर्वेशन देंगे, समझा। तो ये सारी चीजें बच्चा हम लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ती है। तो पॉलिसी जो थी वो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन मिलता है, सीट्स रिजर्व हो जाती हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, और रिजर्वेशन डिप्राइव्ड क्लास को जस्टिस और अपॉर्चुनिटी देता है कि जो आपके साथ हुआ है बचपन में भेदभाव, अब वो नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी किसी को जल्दी से बोलो फटाफट से, एनीबॉडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। अब देखो उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स भी पास हुए हैं, वो भी थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वाज पास टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। यानी कि एक एक्ट पास किया था जहां पर सब लोगों को इक्वल फुटेज पे रखा जा सके। दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस डन टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इस एक्ट के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा, और यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स, और आप लायबल हो पनिशमेंट के लिए। कि अगर मान लो कि बच्चा, मैंने क्या किया कि मेरे अंदर बहुत ही गलत चीजें थी, आई वॉज लैकिंग द नीड ऑफ एजुकेशन, कुछ तो था भी नहीं, कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं था, और मेरे को बचपन से जो भी मैंने देखा वो मैंने किया। तो कोई इंसान मेरे घर पे आया और मैंने उसको जबरदस्ती बोला कि नीचे बैठ जाओ, तुम में कोई हक नहीं है ऊपर बैठने का, मेरे सामने नीचे बैठो, एंड उसके साथ ऐसा डेरोगेटरी बिहेवियर करोगे, सामने से किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो वायरल हो जाएगा, मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट गिवन है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन नॉट डू दैट, राइट। सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस पोर्शन। सो एनीबडी फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग एनी एक्ट दैट इज लायबल फॉर पनिशमेंट। तो अगर मैंने ऐसा किसी के साथ किया कि मेरे सामने खड़े क्यों, मेरे सामने नजर झुका के बैठो, अगर मेरे सामने ब्लैक कपड़े मत पहन के आना, मेरे सामने अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते हैं ऐसा, वी कांट टेल समबडी टू डू एनीथिंग। छोड़, मम्मी पापा के साथ मत लड़ने लग जाना अब इस बात को लेकर कि अरे मेरे मैम ने सब। ऐसा एक बार हुआ भी था, एक बच्चे ने बोला अरे मेरी मैम ने बोला ये आप मुझसे काम कराते हो, घर का काम कर। 14 ईयर्स तक चाइल्ड लेबर होता है अगर बाहर को। अरे भाई, मम्मी को चाय पकड़ाना, मम्मी ने कोई सामान, वो क्राइम थोड़ी है, वो तो कोई भी कर सकता है। ये सब मत किया। और देन उसके पेरेंट्स मुझे कॉल करके बता रहे मैम आपने ये क्या। भाई मैंने ये थोड़ी बोला था कि मम्मी पापा के साथ लड़ने लग जाना। अभी तुम मम्मी पापा के लिए बने हुए हो, ठीक है, अभी इतने बड़े नहीं हो, 18+ के बाद बोलना ये सब चीजें। अब ये सब करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, वरना फिर दिखते रह जाओगे। अच्छा, प्रोविजन है माइनॉरिटीज के लिए भी, माइनॉरिटीज के एजुकेशन के लिए, माइनॉरिटीज को जॉब्स मिले, सब कुछ हमने रिजर्वेशन कर रखा है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। कि आप लोगों को सारी चीजें देखना पड़ेगा, इतना सीट्स जो भाई इनके लिए फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग बहुत गरीबी से जूझ पड़े हैं बहुत सालों से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला इनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि इनको सब बचा के रखेंगे, ताकि इनके पास भी क्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर और एजुकेशनल राइट आ सके। आप कोई भी इनका भेदभाव इनके खिलाफ कि तुम्हें तो यही काम करना चाहिए, तुम्हारी बेटी स्कूल जा रही है उसको भी स्कूल से निकाल लो, नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। ठीक है, चल। देन इन द नेक्स्ट पोर्शन वी हैव, थोड़ा सा विमेन के लिए भी पढ़ लो, बिकॉज विमेन भी तो सोसाइटी का पार्ट ही होती हैं, लेकिन बहुत लोग उनको बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सोसाइटी का पार्ट ही नहीं समझते थे। लाइक हम बताएंगे आपको, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक मैं सबको देख लूंगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन में अब बच्चा कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब की आजादी के बाद
हमारे विमेन को भी एम्पावर करते हैं। बहुत सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है ताकि विमेन को भी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। ऐसे लॉ के बारे में थोड़ी बात कर लें, क्या बोलते हो? ऐसे लॉज के बारे में बच्चा थोड़ी बातें कर लें। चलो फिर आओ देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले कुछ लॉज हैं कि अब इक्वल शेयर मिलेगा बेटियों को। पिताजी की प्रॉपर्टी में मिलेगा, शादी हो गई तो पति की प्रॉपर्टी में मिलेगा। वाओ मैम, कितना मजा आ रहा है ना? हमारी लड़कियों के मजे ही मजे। एनीवेज बच्चा, इक्वल शेयर मिलेगा क्योंकि पहले ये होता था कि महिलाओं को मार देते थे या घर से बेघर कर देते थे, तो ना तो उनके पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट करते थे और ना ही उनके जो भी बेटर कौन सी फैमिली होगी, इन लॉज की जो फैमिली होती थी, ससुराल जो होता था, वो एक्सेप्ट नहीं करता था। तो महिला एक ऐसी बीच में खड़े हो जाती थी कि इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, तो किधर जाए। सो ऐसे सिचुएशन में एक इंसान को, एक जेंडर को प्रोटेक्शन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आई विल हेल्प यू आउट। एंड देन देयर केम, जहां पर आपको अपने पिताजी की प्रॉपर्टी भी मिलेगी और अगर शादी हो गई तो पति की प्रॉपर्टी मिलेगी, शादी नहीं हुई है तो पिता की मिलेगी। ठीक है, चलो। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगाया, दहेज प्रथा पर बैन। दहेज अगर कोई मांग रहा है कि 10 लाख देने का, 15 लाख देने का, 1 करोड़ देने का, नहीं, नहीं मांग सकते हो। कोर्ट में चले जाएंगे, लड़की को प्रोटेक्ट करें। कैसे मांग लिया तुमने दहेज? देन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था पहले तो लड़कियों को बाहर ही नहीं जाने देते थे लोग, फिर धीरे धीरे लोगों ने शुरू किया तो वहां पर जाके अदर जेंडर उनको परेशान करता था, इन की काम मिल जाएगा एंड ऑल दैट, सेक्सुअली असॉल्ट करता था, फेक प्रोमिसेस। और वहां से लगा कि ले भाई, अब और नहीं भेजेंगे पेरेंट्स डर से अपने बच्चों को। देन गवर्नमेंट वाज लाइक मैं करता हूं ना कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन वाज आई हेल्प यू आउट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोला अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया गया, किसी ने किसी के साथ किसी भी जगह पर लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया एट द वर्क प्लेस, तो भैया पनिशमेंट मिलेगा ऐसा नहीं करने का। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट भी आया कि घरेलू हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। जमीन पर, धरती पर जब तक महिला रह रही है, चाहे घर में रहे, बाजार में रहे, काम पर रहे, घर के काम करे, कहीं पर भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके, सो डोमेस्टिक मतलब जो घर का काम करती थी महिलास, वो महिलास को प्रोटेक्शन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिली हुई है। अगर आपको लगता है कि इट इज गुड, इट इज फिजिकल अब्यूज हो रहा है जो वो सही है, तो आप को अपनी सोच तो चेंज करनी पड़ेगी, वरना भाई महिला चले जाएगी कोर्ट के पास और कोर्ट आपको बुलाएगा इधर आओ जल्दी से इधर आओ, इतना करोड़ का तो फाइन भरो और इसको महीने का खर्चा भी देना और आप जेल भी जाओ। चलो, उसके बाद बच्चा एपेक्स कोर्ट को बहुत सारे जजमेंट भी देने पड़े कि वुमेन की जो भी प्रोटेक्शन थी, उनका ऑनर था, प्रेस्टीज था, उसको बचाने के लिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत टाइम तक इक्वल समझा ही नहीं जाता था और आज भी नहीं समझते हैं लोग। सच बात तो ये है। तो आज भी बताए आप लोगों को, अक्षय कुमार, शाहरुख खान एंड आमिर खान की जो भी पेमेंट होती है, हीरो का रोल प्ले करते हैं, हीरोइन को नहीं मिलता है उतना। ठीक है, लाइक दीपिका पादुकोण इज देयर, कैटरीना कैफ इज देयर, और तो आलिया भट्ट इज देयर। मतलब बहुत सारे ऐसे फीमेल काउंटर पार्ट आज भी हैं जिनको नहीं मिलता इतना वैसा। अक्षय कुमार को 10 करोड़ मिल रहा है, तो ऑन द अदर हैंड करीना कपूर को 1 करोड़ मिल रहा है फॉर द सेम रोल। फीमेल और मेल के में भी इतना डिफरेंस है गाइस, हर जगह होता है। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अब गवर्नमेंट बच्चा, गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइवेट में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई लड़का लड़की है तो दोनों को सेम सैलरी मिलेगा, समझा? तो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट सेक्टर्स नहीं होते हैं, वहां पर फ्लक्चुएशन हो सकती है। लाइक मैन को बोला जाता है घर संभालता है तो उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है, ऑल दैट। बट गवर्नमेंट के जो एक्ट्स होते हैं उसमें अगर आप पुलिस में हो तो आपको इक्वल सैलरी मिलेगा, आप गवर्नमेंट टीचर हो तो इक्वल मिलेगा, मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है प्लस माइनस। गवर्नमेंट ऐसा प्रॉमिस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को थोड़ी बोल सकते क्या दोनों को सेम पैसा दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पास किया था जहां पर दोनों लोगों को सेम चीज मिलेगी। राइट टू एलिमनी भी पास किया था। एलिमनी होती है अगर मान लो कि शादी टूट जाती है तो शादी टूटने के बाद महिला का खर्चा कौन निभाएगा, तो वही एलिमनी होती है। वुमेन हैव एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वुमेन एम्पावरमेंट में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई थिंक रिपीट ही हो गया, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस और प्रोहिबिशन अब नहीं है, वो तो आपको पता ही है। और वुमेन का प्रोटेक्शन होता है, सेल्फ स्टेन डिग्निटी, सब कुछ जो है सही रहती है, और जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन चल रहा था उसको भी खत्म करते हैं ये सारे एक्ट्स। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बोलो बच्चा बाड़ी, कैसे है हमारी तैयारी? चलो बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट पोर्शन में हमें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन देखना है।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात करें तो जब हमारा ये अमेंडमेंट हुआ था 73rd एंड 74th, तो हमने बोला कि चलो अब तो नया है, तब तो वुमेन के बारे में इतनी रिप्रेजेंटेशन थी ना, अब तो है, तो हमने बोला कि थोड़ी सीट्स हमारे लिए रिजर्व कर दो। तो जब ये नया नया ऐड हुआ तो दैट वाज 33%, बट बच्चा महाराष्ट्र में इट इज 50%, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पूरे इंडिया में मोस्ट ऑफ दिस स्टेट में 2-3 स्टेट्स को छोड़ के 33% तो फिक्स है, 100 में से 33 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। बिकॉज मैम ये लेटेस्ट एडिशन हुआ था, अमेंडमेंट मतलब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें, एंड देन इवेंचुअली कुछ कुछ स्टेट्स में इट इज 50%, ठीक है। चलो, और बहुत सारे फॉर मिटिगेटिंग इंजस्टिस मेटेड आउट टू वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी बनाया गया। सिमिलरली बहुत सारी कमीशन स्टेट लेवल पर भी, कि अगर आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो इन सब एक्ट से अलग है, एनीथिंग दैट यू आर फेसिंग, तो आप हमेशा वुमेन का हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी बातें बता सकते हो। स्कूल में भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वुमेन हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हो। बस में हो रहा है, ट्रेन में हो रहा है, तो उसके लिए हेल्पलाइन होती है, एंड देन पुलिस ऑफिसर्स विल अराइव एंड देन दे टॉक टू यू। आपकी सोसाइटी में, गली मोहल्ले में, कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है महिलाओं के साथ, तो आप बोल सकते हो। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देख लो। विमेन डोमेस्टिक वायलेंस तो हमने देख ही लिया, जो कि डोमिनेंस और अथॉरिटी को खत्म कर रहा था। इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस, जो सती प्रथा एंड अगर पति मर जाता था तो पत्नी को भी मरना पड़ता था, वो सारी प्रथाएं खाली कर दी गई थी। और विधवा जो हो जाती थी महिला, उनका दोबारा शादी करने का प्रोविजन, सब कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और बहुत सारे विमेन लिबरेशन मूवमेंट भी चलाए जाते हैं। बहुत बार जिन विमेन को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, वो सारे टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए गए। बहुत सारी जगहों पर जहां पर महिलाओं को जाने का अलाउड नहीं था, वहां पर लोगों ने सारे ब्रेक्स कर दिए स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर, एंड नाउ वुमेन आर आल्सो ट्राइंग टू लीड द सेम लाइफ एज इक्वल एज देयर अदर काउंटरपार्ट मैन। ओके, चलो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लो बच्चा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे जो इक्वल राइट्स मिल रहे थे, उसकी वजह से 22 वुमेन इलेक्ट होती हैं 1951 और 52 में, लेकिन ये नंबर सिर्फ 78 तक ही बढ़ पाया 2019 के इलेक्शन में। अगर ऐसे ही हम लोगों का नंबर बढ़ता रहा तो हम लोगों को अपने बारे में जो हमारी बातें जो विमेन फेस करती हैं, और जो भी हमारे डिसीजन होते हैं इससे रिलेटेड, वो भी बात कर पाएंगे। आप खुद सोचो कि 5 लोग हैं, 5 मेल मेंबर हैं, एंड दोस 5 मेल मेंबर डज नॉट नो अबाउट विमेन्स इशू, वो कैसे बात करेंगे विमेन इशू के बारे में? सो वी नीड मोर फीमेल रिप्रेजेंटेशन टू अंडरस्टैंड फीमेल्स पर्सपेक्टिव, ठीक है बच्चा। चलो, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जुडिशरी। जुडिशरी हमारा एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी भी कहानी हमने पढ़ी है ना अभी तक पूरा, उसको सबको जुडिशरी एप्लीकाई करता है। उसको एप्लीकेशन करना ही जुडिशरी के काम है। कोई गलत करेगा तो जुडिशरी, कोई सही करेगा तो जुडिशरी। तो जुडिशरी को समझा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल, और ये हमारे सोसाइटी में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को लेके आता है। जुडिशरी के पावर ही होता है इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है सही हो रहा है ना, जल्दी से पता लगा के बताओ, हाँ जी सही हो रहा है। अगर गलत हो रहा है, सजा सुनाओ जल्दी से इसको। क्या गवर्नमेंट ने सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया? ओ माय गॉड, ये तो चेंज नहीं कर सकते थे। तो ज्यादातर पावर बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने की पावर जुडिशरी के पास ही होती है, कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है, हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओ माय गॉड, इसको गवर्नमेंट को फटकार लगानी पड़ेगी। अब जुडिशरी के पास लिमिटेशंस हैं, वो पार्लियामेंट को बोल सकते हैं कि आप ये चेंज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ दे, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या है भाई, उसने बेसिक स्ट्रक्चर छेड़ दिया तो फिर उसने तो गड़बड़ कर दी, उसने तो बिल्डिंग की नींवें हिला दी, ले भाई बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो जुडिशरी चेक भी करती है कि कहीं पार्लियामेंट जो लोग चुन के आ गए हैं, कहीं वो गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट जुडिशरी का डिसीजन देख लो। बच्चों के राइट्स को सेफगार्ड करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑनर और डिग्निटी ऑफ विमेन, इंडिविजुअल फ्रीडम और ट्राइबल एम्पावरमेंट, सबको प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी। कुल मिला के बच्चों में हम आ जाते हैं, विमेन में मैं आ जाती हूँ, किसी को इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करती है। बेसिकली सब कुछ जो है वो जुडिशरी देखती है। दीज वर्डिक्ट हैव हेल्प्ड इंडियन डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल प्रोसेस टू बिकम वेरी वेरी मैच्योर। उसके बाद कुछ गुड गवर्नेंस की, एक अच्छी सरकार के फीचर देख लो, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। अकाउंटेबल का एक ही मतलब होता है आंसरेबल। मैम इतना डिफिकल्ट वर्ड यूज करने का क्या मतलब था? मुझे भी नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता क्यों यूज किया इतना डिफिकल्ट। इफिशिएंट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स डिमांड, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, just and all inclusive development and people's participation governing decision making process होना चाहिए।
समझा कि नहीं समझा? लेट मी एक्सप्लेन। इफिशिएंट, अच्छा काम करने वाली गवर्नमेंट, अच्छे डिसीजन गवर्नमेंट, आंसरेबल हो, रिस्पॉन्स करे कि भाई पानी नहीं आ रहा तो पानी लेके आए, ट्रांसपेरेंसी हो कहाँ का पैसा किधर जा रहा है, सबके खिलाफ जस्टिस हो और सबको इंक्लूड किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस वन शॉट एवरीवन। ये इतना क्रिस्प तरीके से हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है कि मजा आ गया होगा आपको, मुझे तो बहुत आया। नाउ वी विल बी सीइंग यू इन द अनदर वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ you have any appreciative messages, so let me know in the comment section. I'll read them all, and I'll try to reply to them as well. So thank you so much everyone, sending all lots and lots of love. Bye bye, take care, see you in the next class. Bye bye.